नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। 2 बजने वाले हैं दोपहर के और ठीक 2 बजे से हम आपके सामने देश के अलग अलग 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से खबरें लेकर आएंगे। ये हमारे सहयोगी आपके सामने रखेंगे और विस्तार से इसकी जानकारी भी आपके सामने देंगे हम। लेकिन दिल्ली से जो बड़ी खबर है वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के शहर उन्होंने बोस्टन में आज कुछ लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है उससे नया बवंडर खड़ा हो गया। राहुल के सवाल हैं बिहार में सीएम के कितने दावेदार होंगे। देखिए, ये हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग पर राहुल ने किस तरह से हमला किया है अमेरिका के शहर बोस्टन में, और उस बोस्टन में क्यों बवंडर खड़ा हो गया, जिस बवंडर की आंधी जो है वो देश यानी कि दिल्ली तक आ चुकी है। लेकिन हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, विस्तार से आपके सामने ये सब रखें। उससे पहले हम चलेंगे लखनऊ हमारे सहयोगी पंकज झा के पास, जो बताएंगे उनके पास क्या है आज खास खबर। अखिलेश यादव ने एक बड़े फैसले की घोषणा की है और वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का गठबंधन जो है, यानी दोनों पार्टियों का गठबंधन जारी रहेगा और ये 2027 के विधानसभा चुनाव तक दोनों साथ रहेंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरह की खटपट की खबरें आ रही थी दोनों पार्टियों के बीच में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों के रास्ते अलग अलग थे। उसके बाद हाल के दिनों में भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना के घर जाकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इशारों ही इशारों में कांग्रेस के खिलाफ भी बातें कही थी। लेकिन कल के फैसले से यूपी की राजनीति बदल गई है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। मुंबई से खबर यह है कि पवार परिवार के बीच जो मुलाकात हुई है शरद पवार और अजीत पवार के बीच, उससे महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में खलबली मच गई है। और खास करके उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस पर एक बयान दिया है और कहा है कि दोनों पवार एक जैसे ही हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं। पटना चलते हैं सीधे प्रभाकर के पास और जानते हैं उनके पास आज क्या खबर है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दोनों खेमों में, चाहे बात करें एनडीए की चाहे बात करें महागठबंधन की, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों ही खेमों में एक से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार उभर के आ रहे हैं। और ये मामला जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे और दिलचस्प होता जाएगा। तो इसी पहलू पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार और इस मुद्दे पे हम खास चर्चा करेंगे। जी तो चलिए सभी संवाददाताओं के पास बारी बारी से जाएंगे, सभी सहयोगियों से उनकी खबर विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की बात कर लेते हैं। उन्होंने गंभीर सवाल अमेरिका दौरे पर जब पहुंचे तो चुनाव आयोग पर खड़े कर दिए। अमेरिका के बोस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने आज बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उससे बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। और बीजेपी ने उन पर आरोप लगा दिए कि राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तो वो देश की छवि धूमिल करने की, देश की संस्थाओं की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बोस्टन में जो बातचीत की उस बातचीत से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने युवा वोटर हैं उससे ज़्यादा वोट पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी के 2 घंटे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 65 लाख से ज़्यादा वोट पड़े, जबकि ये संभव ही नहीं है। राहुल गांधी ने वहाँ पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक वोट को डालने में तकरीबन 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन आखिरी समय में 65 लाख वोट कैसे गिर गए। इस तरह से अगर 65 लाख वोट गिरते हैं तो रात को 2 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन रात को 2 बजे तक वोटिंग नहीं हुई है। और जब हमने चुनाव आयोग से इस पूरे वोटिंग पैटर्न की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से हमें
कानून हमें वीडियोग्राफी ना देनी पड़े, इसके लिए कानून में बदलाव किया, वो भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में यहाँ पर भारतीयों के साथ बातचीत करते हुए ये तमाम सवाल उठाए हैं। देश की चुनाव प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाया। एक तरफ दुनिया भर भारत में होने वाली चुनाव प्रणाली पर रिसर्च कर रही है और इसको फुल प्रूफ मानती है, वहीं चुनाव आयोग ने भी कई बार विपक्ष के नेताओं को और तमाम देश भर की एजेंसीज को इस बारे में चुनौती दी थी कि अगर किसी तरह की ईवीएम में खामी है तो आप वो बताएं। लेकिन इस बारे में कभी भी कोई भी विपक्षी दल या कोई एजेंसी ये साबित करने में नाकाम रही कि ईवीएम में किसी तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है या उसकी खामी से लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने देश की धरती से बाहर, विदेश की धरती से ये सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, जबकि पिछले चुनाव से पहले यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी के 5-6 महीनों में ही वहां पर 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने वहां पर बोस्टन में भारतीयों से बात करते हुए ये भी कहा कि ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है वो संदिग्ध है। बीजेपी को कई विधानसभा सीटों में उतने ही वोट मिले या उतने ही अंतर से वो जीती जितने नए वोटर्स वहां पर जोड़े गए थे। अब सवाल ये उठता है कि पूरे महाराष्ट्र की युवा आबादी से ज़्यादा नए वोटर कैसे जोड़ दिए गए। राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। क्या कुछ राहुल गांधी ने बोस्टन में कहा है वो आपको सुनवाते हैं। Maharashtra assembly elections, then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. तो देखिए, अमेरिका के बोस्टन में जो कुछ ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन इस पर बीजेपी ने और विपक्ष ने सवाल उठा दिए, यानी कि कांग्रेस के विपक्ष ने। संबित पात्रा जो कि उड़ीसा से सांसद हैं, बीजेपी का मुखर चेहरा है, उन्होंने राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए क्या कहा, सुनवाते आपको। देश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। राहुल गांधी ने जो सवाल अमेरिका के बोस्टन में उठाए उस पर हमलावर हो चुकी है बीजेपी, और बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर टांग खिंचाई की और सवालों के घेरे में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया है। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अब चलते हैं मुंबई, जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। और अगर मुंबई की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में लगता है कुछ ऐसा मौसम चल रहा है कि जिन खून के रिश्तों को राजनीति ने अलग किया, अब वे फिर से एक बार साथ आ रहे हैं। कल तक ये खबर थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं, दोनों की ओर से संकेत दिए गए। अब आज खबर ये आ रही है कि अजीत पवार और शरद पवार भी साथ हो सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पुणे में वसंत दादा इंस्टीट्यूट की एक बैठक थी और उसमें एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार और साथ में
एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार, इन दोनों उसके पदाधिकारी भी हैं। तो जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद में इन दोनों ही नेताओं की अलग से कमरे में बैठक हुई जो करीब आधे घंटे तक चली। और इस बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैला दी है। और सनसनी इसलिए फैला दी है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा भतीजा जो कि राजनीति के कारण अलग हो गए थे, 2023 में अजीत पवार ने बगावत कर ली थी चाचा शरद पवार से और उसके बाद महायुति में शामिल हो गए थे। जो गठबंधन था शिवसेना का और बीजेपी का, उसमें चले गए थे। और जबकि शरद पवार जो है वो महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है उसमें बने हुए थे। अब इस बैठक के बाद में इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार हो सकता है कि कुछ अलग फैसला भी ले लें, क्योंकि शरद पवार की पहचान ही ऐसी रही है कि वो राजनीति में झटके देने के लिए जाने जाते रहे हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो सोचते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो करेंगे, ये जरूरी नहीं है। अब इस बैठक के बाद जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो भी तिलमिला उठी है। और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया और कहा कि दोनों पवार तो एक ही हैं। जब उनसे इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब ये दोनों पवार तो एक ही हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि देखिए, हमारी अगर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं बनती है तो हमारे नेता उनके साथ जो है गपशप करते या चाय पीते घुलते मिलते नजर नहीं आते हैं, लेकिन देखिए ये लोग किस तरह से घुल मिल रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने तंज भी कसा और अपने शब्दों के जरिए उन्होंने एक तरह से आपत्ति भी जताई कि ये जो दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है ये अच्छे संकेत नहीं देती है। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो प्रमुख रौनक कुकड़े। रौनक, इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं जो आज मीटिंग हुई अजीत पवार और शरद पवार के बीच? क्या दोनों चाचा भतीजा कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? जी देखिए जीतू सर, जिस तरह से आपने दर्शकों को जानकारी दी, मुख्य तौर पर ये एक सालाना बैठक थी वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की और इस इंस्टीट्यूट के प्रमुख सर्वेसर्वा शरद पवार है और ट्रस्टी के तौर पर अलग अलग लोग काम करते हैं जिसमें अजीत पवार भी है। तो ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जो चीनी मिलों का विषय है वो शरद पवार और उनके परिवार के बेहद करीबी विषय है, क्योंकि इसको लेकर लंबे समय से एनसीपी की सहकारिता क्षेत्र में राजनीति रही है। ऐसे में दोनों पवार के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस बैठक के बाद हुआ ये कि अजीत पवार और शरद पवार आधे घंटे तक अकेले में मुलाकात की और जिसको लेकर जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत से सवाल किया गया तो जो बयान उनकी तरफ से आया उससे ये साबित होता है कि महाविकास आघाड़ी में सीधे तौर पर दरारें जो है वहां यहाँ पर दिखने लगी है, क्योंकि संजय राउत को शरद पवार का बेहद करीबी माना जाता है, हमेशा से उनके एडवाइस भी बिल्कुल बिल्कुल। रौनक, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं ना रौनक, एक बार वो बयान सुन लेते हैं। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा, उस बयान को सुनते हैं। अजित पवार आणि शरद पवार यांनी एकत्र यावं, ते एकत्र आलेलेच आहेत ते एकत्र आलेलेच आहेत ना। आम्ही आतापर्यंत एसएनसी असेल किंवा इतर काही आम्हाला पाहिलं का तुम्ही कोणाला भेटताना बोलताना चहा पिताना एकत्र व्यासपीठावर? नाही, आम्ही नाही भेटणार। आमच्याकडे काही मागे म्हटलं आमच्याकडे काही वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट नाही, आमच्याकडे रयत शिक्षण संस्था नाही, आमच्याकडे विद्या प्रतिष्ठान नाही एकत्र यायला, आमच्याकडे काहीच नाहीये की एकत्र आलो या कारणासाठी नाही। मी एका बंद खोलीआड बसलो, जयंतराव बसले, अजितदादा बसले, पवार साहेब आले, असं आमच्याकडे नाहीये। त्याच्यामुळे ते त्यांच्या स्वागताचे अजितदादांच्या वगैरे जे काय आम्ही काल बघतो ते त्यांचा प्रश्न आहे। तो आमचं प्रेम आहे तितकंच टोकाचा आणि कडवटपणा तितकाच असतो आणि त्यात भेसळ नसते। रौनक, संजय राउत काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनकी हमने मराठी में बाइट सुनी और इसमें जो है वो कटाक्ष एक तरह से कर रहे हैं शरद पवार के ऊपर। जरा हिंदी में समझाएंगे क्या कुछ कहा इन्होंने? ये देखिए, मुख्य तौर पर वही बात संजय राउत जो है वो कहते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि शरद पवार और अजित पवार ये एक ही है। हम कभी हमारा एकनाथ शिंदे से दूरी बनाने के बाद हम कभी एकनाथ शिंदे के साथ स्टेज पर नजर नहीं आए, ना हमारे पास शरद पवार या अजित पवार टाइप कोई बड़ी बड़ी संस्था है जिसकी मीटिंग के बैनर तले हम लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह का स्टैंड यहाँ पर उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी ने शरद पवार को लेकर लिया है, साफ दिखा रहा है कि इस तरह की हरकत
शरद पवार की तरफ से अब महाविकास आघाड़ी के नेता जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भी इसको लेकर खुद सामना संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे शरद पवार को निशाने पर लिया था, जब उन्होंने एकनाथ शिंदे का सम्मान दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान किया। और मुख्य तौर पर उनका इसी बात को लेकर सवाल रहा है कि शरद पवार अपनी राजनीति निश्चित तौर पर करे, वो अलग अलग नेताओं से जरूर मिले, लेकिन जब सवाल आता है महाराष्ट्र की राजनीति का तो उसको लेकर जो फिलहाल डिसिप्लिन बना हुआ है उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो वोटर्स के बीच में संभ्रम की स्थिति पैदा होगी और उसका नुकसान कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जीतू सर एक बात यहाँ पर समझने लायक ये है कि क्या वाकई में शरद पवार और अजीत पवार साथ आने के लिए तैयार है? क्या कोई खिचड़ी पक रही है? तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई रीअलाइनमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए लगातार इन बैठकों का आधार लेकर, भले ये बैठक वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के नाम पे हो, विद्या प्रतिष्ठान के नाम पर हो, लेकिन जब दो पवार आकर मिल रहे हैं तो साफ तौर पर राजनीति इसके पीछे है। आने वाले दिनों में इसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रौनक, और इसके पहले भी जो है हमने देखा कि कुछ संकेत दोनों पवारों की तरफ से आए हैं, जहां पर कि ये पता चलता है कि कुछ अलग जो है अलाइनमेंट्स महाराष्ट्र की राजनीति में बन सकते हैं। अब आइए चलते हैं पटना मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास और जानते हैं कि बिहार से क्या खबर लाए हैं। कैसे शूटिंग होती थी जी? तो बिहार में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिलचस्प राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। जहां तक अगर आप बात करेंगे दोनों खेमों की, तो एक खेमा है महागठबंधन का और दूसरा खेमा जो है वो एनडीए का है। मुख्यमंत्री चेहरे की होड़ जो है वो लगातार दोनों खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। जहां तक आप एनडीए की बात करेंगे तो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का दावा है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे, और भाजपा ने उसकी घोषणा कर भी दी है। उनका कहना है, भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनकी भी चर्चा, उनके नाम की भी चर्चा भाजपा खेमे से बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार स्वास्थ्य के बिना पे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर भाजपा का चेहरा कौन होगा? क्या वो सम्राट चौधरी होंगे? और इस पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले दिल्ली में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि उनके पिता जो हैं वो दिल्ली की राजनीति करते थे, लेकिन चिराग पासवान खुद बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और उनका मन जो है बिहार में लगता है। कहने का आशय ये था कि वो बिहार में अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं आप बात कीजिए महागठबंधन की, तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रबल दावेदार माने जाते हैं। कांग्रेस ने हालांकि उनके नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगाई है और कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, वो भी खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कवायद कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्योंकि वो युवा हैं, क्योंकि वो दलित हैं, इसलिए उनका दावा बनता है। और इस पूरे मामले को दिलचस्प बना रहे हैं महागठबंधन खेमे से मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और 2 दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने बोला कि वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद से अपने आप को अभी दूर रखे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना तय माना जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण अशेष जी, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं बिहार के और पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक जागरण के। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी जद्दोजहद चल रही है, खासकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और ये क्या आने वाले समय में ये जद्दोजहद, ये लड़ाई जो है और बढ़ती हुई दिखेगी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। पहला सवाल मेरा एनडीए खेमे को लेकर है। नीतीश कुमार को हम सब जानते हैं कि उनके नाम की घोषणा एक तरीके से भाजपा ने भी कर दी है, जदयू ने भी कर दी गई, लेकिन उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर
दो और दावेदार खड़े हो गए हैं, चाहे वो आप सम्राट चौधरी की बात करें, चाहे आप वो चिराग पासवान की बात करें। तो ये जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए के बीच में जो घमासान मचेगा, इसे आप कैसे देखते हैं अरुण जी? अरुण जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, बीजेपी जो कह रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह नहीं कह रही है जो अगली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस मुंह से ये घोषणा सुनना चाहती है जदयू की जनता, जदयू से जुड़े हुए लोग, वह मुंह प्रधानमंत्री का हो सकता है, मुंह अमित शाह का हो सकता है। इन दोनों ने यही कहा है जो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी होंगे, ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा प्रधानमंत्री जी की ओर से या गृह मंत्री जी की ओर से नहीं की गई, नंबर 1। और आप देखेंगे जो 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बैनर भी लग गया, पोस्टर भी लग गया। और ये आश्वस्त होता जनता दल यू जो अगली बार भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं रह गई। यहाँ कह सकते हो संशय है जदयू की कतारों में जी। बट अरुण जी, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से, अरुण जी आप तो बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लें और 5 साल सरकार चलाएं, शायद उनका स्वास्थ्य जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। और इसी कारण से जो मुख्यमंत्री के नए चेहरे, नए दावेदार जो हैं वो इस खेमे में उभर के आ रहे हैं। स्वास्थ्य आप हम सब देखते हैं, नीतीश जी की जो गतिविधियां हो रही हैं, निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। और यह एक ऐसा पॉइंट है जो स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे तो मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं वो। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं जो अभी नवंबर तक कम से कम स्वास्थ्य उनका इस हालत में नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सके। तो कम से कम ये दो चीज है, एक तो जब तक इनका स्वास्थ्य साथ देगा ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और जदयू मुख्यमंत्री के पद पर मतलब नीतीश कुमार के अलावा किसी के नाम पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। वही उनका यूएसपी भी है, जो 36% आप कह रहे हैं ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, उनके चेहरे पर वोट दे रहे हैं। तो हम समझते हैं 24 अप्रैल को तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। जदयू के लोगों को भी, आम लोगों को भी ये अपेक्षा है जो शायद वो ये स्पष्ट रूप से घोषित कर दे जो अगले सिर्फ नेतृत्व में ही चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अगले मुख्यमंत्री भी होंगे नीतीश कुमार। स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आप मान रहे हैं कि जो मधुबनी में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 तारीख को, अरुण जी आप ये मान रहे हैं कि जो मधुबनी में 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के नाम की सार्वजनिक मंच से घोषणा हो सकती है और खुद प्रधानमंत्री द्वारा हो सकती है? अपेक्षा है, अपेक्षा जदयू के लोगों से हमारी बातचीत होती है तो आखिरी उम्मीद के तौर पर ये देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी मधुबनी में घोषणा करेंगे जो अगली बार मतलब शिंदे प्रकरण जैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ अगली बार भी सरकार बनेगी एनडीए की तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, हालांकि जितने दिनों के लिए। और स्वास्थ्य बिल्कुल सबके लिए। अच्छा, जहां तक महागठबंधन, मैं अरुण जी डिबेट के तौर पे अगर मैं मानूं कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसमें जो स्वाभाविक तौर पे जो नेता दिखते हैं वो तेजस्वी दिखते हैं, सबसे बड़े दल के नेता हैं, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस उनके नाम पे मुहर लगा नहीं रही है। लगातार बातचीत के बाद भी कांग्रेस अभी भी खुल के नहीं बोल रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो तेजस्वी यादव होंगे और उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और मुकेश सहनी ने वो भी मैदान में कूद गए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा के बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मुझे अगर बनाया जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो जो है मैसेज जो है वो उस तबके में मैसेज अच्छा जाएगा। तो जो महागठबंधन में जो घमासान मच रहा है या जो नाम की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हो रही है, ये क्या मामला है? देखिए, ये असल में सीटों के बंटवारे में अधिक से अधिक अपने हिस्से में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस ऐसा कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो तेजस्वी के नाम पर एक चीज आप सहमत होंगे, जो एनडीए का जो बिहार में बेस है उसका अपना बेस जितना हो उससे अधिक बड़ा बेस लालू प्रसाद यादव जी के विरोध के नाम पर है। 2005 में भी ये था, 20 में भी रहा, 24 में भी रहा। इसलिए आप देखेंगे
कि जो जब कभी चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, एनडीए किसी भी नेता के भाषण में आधा घंटा भाषण कर रहे हैं तो 20 मिनट अगर विकास पर कर रहे हैं तो 10 मिनट लालू प्रसाद के शासन को जरूर की याद जरूर दिलाते हैं। तो एक पार्ट ये हो सकता है जो कांग्रेस ये ऐसे अपने ऐसे समर्थकों को जिनसे लालू प्रसाद जी को परहेज है, लालू प्रसाद जी के लोगों से परहेज है, उनको रोकने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए रणनीति बना रही है। जो आप ऐसा कीजिए, आप देखिए पिछली बार जो बैठक हुई थी महागठबंधन की आरजेडी कार्यालय में, एक प्रश्न आया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कौन करेगा। इसका उत्तर किसी दूसरे ने दिया, कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाबारू ने दिया। तो तेजस्वी लीड करेंगे, कांग्रेस को भी पता है, सबको पता है, जो आरजेडी अधिक सीट पर लड़ेगा, अधिक सीट जीतेगा, विधायक दल में उसका बहुमत होगा। अपने विधायक दल में तो तेजस्वी सर्वमान्य नेता रहेंगे ही, लेकिन महागठबंधन के विधायक दल में भी बहुमत की जहां तक बात होगी तो समग्रता में तेजस्वी ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस वहां अकेली पड़ जाएगी। वाम दलों के साथ आरजेडी का बहुत पुराना रिलेशन है, लालू जी के साथ 90 से है जी, क्योंकि देखिए वो सबसे बड़े दल के रूप में है अरुण जी, क्योंकि राजद जो है सबसे बड़ा दल होता है और कांग्रेस यहाँ छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव को सामने रखने पे लोगों को लालू राज की याद आती है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि तेजस्वी के समर्थक जो है, अगर उनके नाम की घोषणा कर दी जाती है तो तेजस्वी के जो समर्थक हैं या लालू के जो समर्थक हैं या राजद के जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और ज़्यादा आश्वस्त होते हैं, और वो उनकी जो वोटिंग होगी या वो और लोगों को जोड़ने की जो कवायद होगी उसको बल मिलेगा। क्योंकि ये तो सच्चाई है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी को एक बड़ा वर्ग का समर्थन प्राप्त है और वो उनके हार्डकोर वोटर्स हैं। बिल्कुल हम सहमत हैं, हम जोड़ने ही जा रहे थे अपनी बात में इस पक्ष को। तो जैसे ही घोषणा होगी तो लालू प्रसाद के समर्थक जो हैं बहुत निर्दोष भाव से अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब निर्दोष ढंग से, प्लान करके नहीं, मतलब स्पॉन्टेनियसली जो है एक ढंग से उत्तेजना आ जाती है, और वह उनकी जो क्रिया होती है तो स्वाभाविक रूप से गरीबों में, अत्यंत पिछड़ों में या कमजोर लोगों में प्रतिक्रिया होती है। तो देखो पावर में नहीं आया तो इतना उछल रहेगा, पावर में आएगा तो क्या करेगा। और ये बहुत बड़ा, ये जो बिहार में वोटों का विभाजन होता है या वितरण जो होता है उसमें यह पक्ष बहुत ही मजबूत है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक वह स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ कर देते हैं, लोगों को लगता है कि भाई लालू यादव जीत गए, यदि तेजस्वी की सरकार बन गई ये ज्यादा उत्पात मचाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को, जिनको एनडीए के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ लोकल आरजेडी के लोकल समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए एनडीए के पक्ष में खड़ा कर देता है। यह आप हम 95 से देख रहे हैं, 2000 देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हर बार यही होता रहा। मैंने बात की कि लालू जी कहा था भाई आप लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन लोकल लेवल पर होता है जो आप भाई लालू जी तो यहाँ मार करने आएंगे, लेकिन ये यहाँ बदमाशी करेगा। ये बहुत बड़ा पहलू है। लालू जी विचार करें और देखेगा तेजस्वी यादव अपने आसपास उन चेहरों को रखने से परहेज करते हैं जिससे उनके खिलाफ पोलराइजेशन हो सके। इस नाम पर जो दबंग चेहरों को लेकर घूम रहे हैं तो आगे जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ये कोशिश करते हैं, तेजस्वी यादव ये कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव कि उन चेहरों को अपने आसपास न रखें जो पुराने लालू राज की याद दिलाए। अंतिम सवाल आपसे अरुण जी, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, जो और बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, क्योंकि उनकी भी बहुत वरीयता है, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, आपको लगता है कि ये भी अपने नाम को उछालने की कोशिश करेंगे और रेस में बने रहने की कोशिश करेंगे कि क्या पता कहीं उनका भी बाजी लग जाए? हाँ देखिए, किस्मत तो एक फैक्टर है ही। जैसे जीतन राम मांझी किस्मत के धनी थे, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो और उसमें देखेंगे जैसे सत्ता की चाबी रामविलास जी ने 5 में कहा था, 29 एमएलए थे, सत्ता की चाबी उनके पास थी। तो कुछ छोटे छोटे दल, जैसे प्रशांत किशोर की चर्चा हम लोग करते हैं, तो प्रशांत किशोर को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमको जानकारी मिली, जो सिवान के बहुत बड़े नेता हैं ओम प्रकाश यादव, जो बीजेपी में भी रहे हैं, निर्दलीय भी जीते, आप जानते होंगे, वो आज या कल प्रशांत किशोर जैसे मिले थे, हो सकता है वो शामिल हो जाए। लोकसभा की बात अलग होती है, लेकिन विधानसभा का जो वोटों का वितरण जो होता है छोटे स्तर पर होता है और बहुत कम वोटों के मार्जिन से परिणाम प्रभावित होता है। तो ओम प्रकाश यादव जैसे कद्दावर नेता यदि कहीं खड़ा होते हैं, जो एमपी रहे वो असेंबली में, हालांकि हारे, असेंबली भी हारे हैं वो, बदली हुई स्थिति में, तो उनके साथ
लोग जा सकते हैं। तो ऐसे 20, 25, 30 सीट भी अगर किसी तीसरे को आ जाते हैं दोनों गठबंधनों से अलग, तब तो फिर 2005 जैसा दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं। हम भी कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली के चुनाव में बहुत छोटा छोटा वोट बैंक जो प्रभावित करता है। एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। और ये देखिए, जी जी बोला जाए प्लीज। नहीं, एक जो अब चिराग पासवान की चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा हो रही है। तो मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान, उनको बिहार बुला रहा है और बिहार की जनता बुला रही है। पिताजी का भी सपना था बिहार की सेवा करने आ रहे हैं। इसमें भी देखेंगे आप, जो असल लड़ाई यहाँ भी सीट की। चिराग जी जैसे 5 पार्लियामेंट का सीट जीते हैं, लोकसभा का सीट जीते हैं, तो 6 एक पार्लियामेंट सेगमेंट में अपने यहाँ 6 असेंबली होता है, तो 30 सीटों की दावेदारी उनकी बनती है हुआ, लेकिन उनको 40-42 सीट चाहिए। तो एक माना जा रहा है, पॉपुलर सेंटिमेंट है उनके बारे में, जो कहा है परसेप्शन है, तो ये सीटों की संख्या बढ़ाने के मामले में के लिए सब कर रहे हैं। एक दूसरा जो देखा जाए, प्रशांत किशोर के पास विजन है, स्ट्रेटजी है, एक समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का वर्ग भी तैयार हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, तो लोग इस रूप में जोड़ते हैं। इसमें एक पक्ष और आप जोड़ लीजिए, आप अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बयानों का विश्लेषण करेंगे, अंकेक्षण का ऑडिट करेंगे, तो पाएंगे दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। तो यह भी एक चीज बताता है जो कुछ अगर जी बिल्कुल 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 आप ये सही बोल रहे हैं। आज भी प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था पटना में, और उसमें भी वो चिराग पासवान की तारीफ करते हुए दिख रहे थे। और उनका मानना था कि चिराग पासवान जैसे नेताओं को बिहार में आना चाहिए। सो मामला बहुत दिलचस्प होता जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये मामला और दिलचस्प होगा, और नए नए नाम आपको मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे दोनों खेमों से दिखेंगे। साथ ही ये जो थर्ड फैक्शन है, प्रशांत किशोर की जो अरुण जी बात कर रहे थे, वो क्या कर पाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि कैंपेन करना और खुद चुनाव लड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट सबकी निगाहें प्रशांत किशोर और उनके जनसुराज पे तो जरूर टिकी रहेंगी। तो बिहार में जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनावी वर्ष है, अगले 6 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, तो यहाँ पे आपको दिलचस्प राजनीतिक खबरें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। और चलिए अब अगले खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज झा के पास लखनऊ। अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव यानी साल 2027 तक इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहा जा रहा था, इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने ये बात कही कि ये जो गठबंधन बना था कई पार्टियों का, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव भर के लिए था, क्योंकि उसके बाद कई विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते नजर आए। दूसरी अहम बात इसीलिए भी कि 2017 से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर चुनाव में एक नया प्रयोग लेकर आते रहे। जैसे साल 2017 में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी जातियों वाली पार्टियों के साथ चुनावी तालमेल किया था, वो प्रयोग भी नहीं चला। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव वाला प्रयोग उनका हिट रहा, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब इसी गठबंधन के साथ वो विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति बड़ी अलग किस्म की चीज होती है। इसमें जो कहा जाता है वही हो, ये जरूरी नहीं। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि जैसा देखा जाता है वैसा नहीं होता है। तो क्या इस बयान के भी अलग अलग निहितार्थ हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से जोड़ रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, और समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं उदयवीर सिंह जी। हम सबसे पहले बात अखिलेश प्रताप सिंह जी से ही कहेंगे। अखिलेश जी, अब राहत की सांस ली है आपने कि ये गठबंधन रहेगा, दोनों साथ साथ लड़ेंगे? क्योंकि अगर वोट शेयर देखें 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो करीब 33.5% रहा समाजवादी पार्टी का, करीब 9.5% रहा कांग्रेस पार्टी का, और करीब 43% रहा बीजेपी का। तो आप और मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोड़ दें वोट शेयर को, तो मुकाबला बराबरी पर छूटता है। तो क्या कांग्रेस के लिए राहत की बात है? नहीं, कांग्रेस की बात के पहले उन पत्रकार भाइयों या मीडिया ग्रुप के लिए बुरी खबर है जो उम्मीद करते थे कि बीजेपी के लिए केक वॉक होगा यूपी।
हम सारे लोगों को या देश के प्रदेश के लोगों को ये सब जानते थे कि गठबंधन हम लोग का चल रहा है, चलता रहेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता की आज आवश्यकता भी है, मांग भी है, और इस देश प्रदेश के जरूरी भी है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जाए। हमारे गठबंधन ने लोकसभा में 250 से ज़्यादा सीटों पे, लगभग 250 सीटों पे जीत हासिल की है विधानसभाओं में, और 2027 के लिए हम तैयार। अब की बार 300 पार के नारे के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा और स्पष्ट ही नहीं 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना बर्बाद हो चुका है, हर तरह के क्राइम में नंबर 1 आ चुका है। हम जरा उदयवीर जी से बात करेंगे। आपने अभी कहा तो मीडिया बड़ा सॉफ्ट टारगेट है हर पार्टी के लिए, खासतौर से जो पार्टियां विपक्ष में हैं। उदयवीर जी, एक बार अखिलेश प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी का एक बयान आपको भी याद होगा, जब उन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। जब सीटों के बंटवारे के लिए टेबल पर बातचीत होती है तो आप दोनों के बीच में इतनी कटुता हो जाती है कि कई बार गठबंधन ही टूट जाता है। आपको नहीं लगता कांग्रेस इस बार फिर वो खेल कर सकती है जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी? जब राजनीतिक दलों की बात होती है तो लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपने जो कहा मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, वो बात यहीं से निकलती है कि जो बयान हमारे दिल पे नहीं चिपकते वो आपके दिल पे चिपके रह जाते हैं। हमने तो ऐसा कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, हमने मांगा, उन्होंने दिया, कभी उन्होंने मांगा, हमने दिया, नहीं दिया। ये तो राजनीतिक दलों के बीच में, अरे भाई ये राजनीतिक हिस्सेदारी को कमलनाथ जी ने कहा था, कौन अखिलेश? ये हमने नहीं कहा भाई। अरे मैं वही तो बात कह रहा हूँ। तो ये बयान आते जाते हैं और इन पे पार्टियों के अंदर और पार्टियों की आपसी बातचीत में सुलह सफाई बातचीत हो जाती है। अब कमलनाथ जी की बात हम भी भूल गए, कांग्रेस भी भूल गई, न वो याद करना चाह रहे, न हम याद करना चाह रहे, कमलनाथ जी भी याद नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको बहुत ज़ोर से याद है। यही तो हमारी शिकायत है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बयानों के हिसाब से राजनीति नहीं हो सकती। पार्टी बनी है बड़े उद्देश्य के लिए, और बड़ा उद्देश्य है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस, और उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, जनता के साथ अहित करने वाली, उनके भविष्य को बिगाड़ने वाली सरकार को हटाना है। इस बड़े उद्देश्य में छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और हमारे नेता जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने बगल में बैठे हैं उदयवीर जी, अखिलेश प्रताप जी बैठे हुए हैं जी। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में यही कहा गया कि कांग्रेस को अगर इतनी सीटें नहीं मिली होती, 70 सीटें नहीं मिली होती, तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और महागठबंधन की सरकार होती। मतलब जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां बिल्कुल जगह नहीं छोड़ती है, और जहां वो कमजोर होती है, अखिलेश प्रताप जी आप सुन रहे होंगे, और जहां कमजोर होती है ना, वो बिल्कुल दोनों हाथ से लेना चाहती है, और इस वजह में सब गड़बड़ होता है। हमको जवाब देना है कि नहीं, आप ही को जवाब देना है। ये आपका गलत परसेप्शन है। दिल्ली लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सब रीजनल पार्टियों जो हमारी इंडिया गठबंधन के थे, उन्होंने कहा कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और हमने बड़ा नहीं खूब बड़ा दिल दिखाया। हमने खूब सीटें छोड़ी सिर्फ इस लक्ष्य के लिए कि हिंदुस्तान में बीजेपी को रोकना है। हमको जितने त्याग करना पड़ा, जितनी कुर्बानी देनी पड़ी, हमने दी, और उसी का नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का हुआ करता था, बीच में मायावती जी के साथ चला गया था, वो लौट के हमारे कारण हमारे गठबंधन में आया, और उसे हम कायम रखेंगे। सुनिए, इन्होंने कहा कि इनकी वजह से मायावती का दलित वोट बैंक हमारे वोटर है, एकदम वो गठबंधन के साथ पूरा और बोल रहा हूँ। देखिए, बोलने तो देखिए, बसपा और सपा इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो माहौल बना, राहुल जी ने बनाया, साथ में अखिलेश यादव जी ने बनाया, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने बनाया, कि संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे कि 400 पार का हमें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में सब लोगों को यकीन हुआ, रीजनल नेतृत्व में अखिलेश यादव जी, वहाँ पे बिहार में लालू जी, सब लोगों को। और एक पूरा नाम मिले इसी डर के कारण आपने कांग्रेस से गठबंधन की घोषणा कर दी। सेंटेंस पूरा हो जाने दें भाई, ये सेंटेंस पूरा हो जाने दें। नहीं, ये बीच में सही बात और पूरी नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये गठबंधन जो एकदम परखा हुआ है लोकसभा में, ये गठबंधन ही इस बीजेपी को हराएगा। हम लोगों को सबका वोट, ऐसी यही परिणाम, इससे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 27 में आएगा। उदय जी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी नहीं, इन्होंने क्या कहा, मैं वही उसी बात कि मायावती जी का वोट जो है कांग्रेस की वजह से गठबंधन को मिला। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरह से प्रयास किया है गठबंधन में ऐड करने का, जोड़ने का, और जो अपनी रीस थी उसको बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर से, अपने हिसाब से प्रयास कर रही है।
चाहे वो पीडीए का नारा हो, चाहे 19 का कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो, या उसके बाद फिर लगातार जो हिस्सेदारी भागीदारी का विषय हो, वो हम अपने दल के स्तर पे भी दे रहे हैं। और अच्छी बात गठबंधन के लिए यही होती है कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ वोट जोड़ें, हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ वोट जोड़ें, और जब हमारे नेताओं की बात हो जाती है टेबल पे तो दोनों अपनी शक्ति को एक साथ मिला दें। इसलिए उनका अपने कॉन्फिडेंस में रहना उनकी अपनी बात है, हमारा अपने कॉन्फिडेंस में रहना और अपने वोट को जोड़ने का काम करना हमारी अपनी बात है। हम अपना अपना काम करें, और जब गठबंधन हो जाता है तो हम ईमानदारी से 80 सीटें लड़ते हैं, हम अपनी और पराई सीट का अंतर नहीं आप करते। दोनों से एक छोटा सा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 2 साल पहले अखिलेश यादव का ये कह देना, इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है? दोनों लोगों से खेल है। इसमें खेल ये है कि आपने सवाल पूछा, प्रेस ने सवाल पूछा कि गठबंधन रहेगा, गठबंधन है, तो हमने जवाब दिया। कोई गठबंधन की घोषणा नहीं की है कि कल ही घोषणा की है। गठबंधन तो पहले चल रहा था, इंडिया अलायंस, उसमें हम लोग साथ थे। जो कुछ विषय पे इश्यूज पे बात आती है वो हम खट्टी मीठी आपस में करते रहते हैं, जो किसी भी अलायंस में होता है। अब कल किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दिया गया। अब हम तो न्यूज़ तब देंगे जब गठबंधन ना रहे, वरना गठबंधन तो जारी है। कोई भी पूछेगा तो जवाब तो यही है कि जारी है और रहेगा। दिल्ली चुनाव के बाद कंफ्यूजन की स्थिति थी। अखिलेश जी, हम ये बताइए जरा आप भी कि क्या हुआ टाइमिंग का? ये जो आप लोगों के द्वारा या कुछ और लोगों के द्वारा जो कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बात आई। लेकिन तो आप ही दोनों ने मिलकर हम लोगों से बनाया ना? कभी नहीं, हम लोग गठबंधन चल रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप अरविंद केजरीवाल के साथ हम यूपी की बात कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में आपने एक सीट नहीं छोड़ी अखिलेश यादव के लिए। हमने हमारी लाइन क्लियर है। एक मिनट देखिए, क्या लाइन क्लियर है बताइए? हमारी लाइन ये क्लियर है कि हम इंडिया अलायंस का एक अटूट हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के 2 घटक आपस में लड़ने लग जाते हैं, कहीं हमको पोजीशन लेनी होती है, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रदेश में किसका ज़्यादा जनाधार है। और हमारे आकलन में वहाँ आप पार्टी लड़ाई में थी तो हमने आपका समर्थन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इंडिया अलायंस तोड़ दिया, इंडिया अलायंस भले ही इस चक्कर में बीजेपी का फायदा हो जाए। नहीं, हम बीजेपी के फायदे का कारण नहीं बनते हैं, ना बनेंगे। हुआ तो यही, एंड रिजल्ट तो यही हुआ ना आप दोनों के झगड़े में। नहीं, हमारा झगड़ा नहीं था, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो आप और कांग्रेस के बीच की बात थी। वो बात बनी नहीं बनी, जब नहीं बनी तो हमने ये देखा कि कौन से पोल पे ज़्यादा समर्थन दिख रहा है, उसको हमने समर्थन कर दिया। इससे उत्तर प्रदेश के अलायंस या देश के इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा महाराष्ट्र का कोई दुख नहीं है आपको? दुख और खुशी छोटी मोटी बातें हैं, अगर अलायंस में चलती रहती हैं। बड़ा गोल जो है, लार्जर गोल है, वो डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म है और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हराना है। उस बड़े उद्देश्य को ध्यान रखा जाता है। बाकी खट्टी मीठी बातें आती जाती रहती हैं, उनसे मतलब बहुत पूरे दल को प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप दोनों की तरफ से ये है कि हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग हैं, रहेंगे। और जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी का करीब करीब सफाया किया, उससे बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सफाया करेंगे। लाख कोई प्रयास करता रहे खटास लाने का, अफवाह फैलाने का और कमज़ोर बताने या दिखाने का, वो कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। हम लोग आज की बहस बस यहीं ख़त्म करते हैं, पर राहुल गांधी के एक बयान से ही ये बहस ख़त्म करते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और इस सवाल के साथ इन गठबंधन को भी यहाँ यूपी में जूझना होगा। तो लखनऊ से आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका। तो 2 दूनी 4 में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।